नमस्ते। शिवाय टीवी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको माइन नाम की एक थ्रिलर वॉर फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं। फिल्म की शुरुआत एक कठोर अमेरिकी नौसैनिक माइक से होती है, जो हवाई अड्डे पर एक लड़की को अलविदा कहता है और अपने अगले मिशन के लिए हेलीकॉप्टर में यात्रा करता है। अगले सीन में माइक और उसका खोजकर्ता टॉमी एक रेगिस्तान की ओर देखने वाली चट्टान पर खड़े हैं, अपने टारगेट के आने का इंतजार कर रहे हैं। टॉमी स्वभाव से बकबक करने वाला है, जबकि माइक सीरियस स्वभाव का है। उन्होंने देखा कि एक तरफ कई लोग पैदल चल रहे हैं और दूसरी तरफ कई हथियारबंद वाहन आ रहे हैं। माइक के निशाने पर 65 साल का आतंकी सईद आसिफ है। जैसे ही टॉमी टारगेट को हिट कराने की कोशिश करता है, उसे पता चलता है कि समूह एक शादी के लिए इकट्ठा हुआ है और टारगेट दूल्हे के पिता हो सकते हैं। मामला तब और जटिल हो जाता है जब दूल्हा दुल्हन टारगेट को रोक देते हैं। माइक को टारगेट तक पहुंचने के लिए दूल्हे को मरने का आदेश दिया गया है, लेकिन वह एक निर्दोष की जान नहीं लेना चाहता। माइक अपने कमांड सेंटर से झूठ बोलता है कि उसने टारगेट खो दिया है। फिर दोनों को समारोह की सुरक्षा करते हुए हथियारबंद लोगों द्वारा देखा जाता है। गोलियों की बौछार होती है। टारगेट तुरंत भाग जाता है, जबकि माइक और टॉमी को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि हथियारबंद लोग उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। भागते समय वे अपने जीपीएस को नुकसान पहुंचाते हैं और एक चट्टान के पीछे छिप जाते हैं। हथियारबंद लोग चट्टान की ओर चलना शुरू करते हैं। तभी माइक तुरंत उन्हें दूसरी दिशा में भेजने के लिए एक गोली चला देता है। हथियारबंद लोगों से बचने के बाद दोनों ने वहां से बाहर निकालने का मैसेज भेजा, लेकिन उनसे कहा गया कि उन्हें 5 घंटे दूर एक गांव तक पहुंचने के लिए रेगिस्तान को पार करना होगा, जहां से उन्हें उठाया जा सकता है। वे रेतीले तूफानों और चिलचिलाती गर्मी का सामना करते हुए पैदल ही निकल पड़े। टॉमी अपने बेटे की घर वापसी की कहानियों से माइक का मनोरंजन करता है। माइक को चुप और किसी बात से परेशान देखकर टॉमी माइक को खुलकर बोलने के लिए कहता है। माइक ने बताया कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड जेनी के सामने शादी का प्रस्ताव रखने में कठिनाई हो रही है। इतना डरने के कारण टॉमी उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन उसे यह सलाह भी देता है कि शुरुआत में शादियां मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन समय के साथ आप इस पर काबू पा लेते हैं। रेगिस्तान से गुजरते समय हवा एक चेतावनी संकेत लेकर आती है। माइक संकेत को गंभीरता से लेता है और याद करता है कि पिछले 40 सालों में 33 मिलियन माइन दबी हुई हैं। टॉमी ने उसे बताया कि यह दुश्मनों को दूर रखने की एक खतरनाक चाल है। माइक अभी भी सावधानी से आगे बढ़ रहा है। उसके दिमाग में चेतावनी के संकेत घूम रहे हैं। टॉमी उसे पीछे की ओर चलकर कहता है, देखो, यहां कुछ नहीं है, तुम ज्यादा सोच रहे हो। अचानक एक क्लिक की आवाज सुनाई देती है और उसके बाद एक विस्फोट होता है। टॉमी ने एक माइन पर कदम रख दिया था। माइक थोड़ी देर के लिए बहरा हो जाता है और माइक टॉमी की ओर एक कदम बढ़ाता है और एक और क्लिक की आवाज आती है। वह सदमे में वहीं जम जाता है। विस्फोट से रेत साफ होने लगती है। टॉमी विस्फोट से बच गया है, लेकिन घुटनों के नीचे के उसके पैर कट गए हैं। टॉमी चिल्लाता है और दर्द से कांपता है। माइक खुद को हिला नहीं सकता और टॉमी को शांत करने की कोशिश करता है। जब कुछ भी काम नहीं करता है तो माइक टॉमी के बेटे की बात करता है, जिससे उसे कुछ प्रेरणा मिलती है और वह खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा लेता है, जिसे नौसैनिक अपनी सामने की जेब में रखते हैं। टॉमी फिर अपने रेडियो तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द फिर से उस पर हावी हो जाता है। अपने साथी को दर्द में देखकर टॉमी की मदद करने के लिए माइक माइन से अपना पैर हटाने को कहता है। माइक ने अनुमान लगाया कि शायद जिस माइन पर उसने पैर रखा है वह पुरानी और खराब है। टॉमी ने उसे ऐसा न करने की चेतावनी दी और माइक को रोकने के लिए उसने अपनी बंदूक निकाली और अपने सिर पर निशाना साधा। वह माइक से कहता है कि चाहे कुछ भी हो, उसे जीवित रहना होगा, और खुद को गोली मार लेता है। माइक असहाय होकर दुख में चिल्लाता है। वह अकेले रेगिस्तान में फंस गया है, हिलने डुलने में असमर्थ है। वह खड़े खड़े जल्दी ही थक जाता है और एक घुटने पर बैठ जाता है। माइक को एहसास होता है कि उसे किसी तरह कई गज दूर टॉमी के बगल में पड़ा रेडियो लाना होगा। वह रेडियो बैग को अपनी ओर खींचने के लिए अपने जूते के फीते को एक कुल्हाड़ी से बांधता है। उसे पता चलता है कि रेडियो की बैटरी खत्म हो गई है और एक्स्ट्रा बैटरी टॉमी के शरीर पर है। माइक निराश है, लेकिन दूसरे प्लान के बारे में सोचता है। वह सौर ऊर्जा का उपयोग करके रेडियो को चार्ज करने का प्रबंध करता है। इसके बाद माइक अपने अधिकारियों से संपर्क करने में कामयाब हो जाता है। वह उसे वहां से निकालने का अनुरोध करता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि बार बार आने वाले रेतीले तूफानों के कारण बचाव हेलीकॉप्टर उसके स्थान तक उड़ान नहीं भर सकते। अगर सब कुछ ठीक रहा तो करीब 52 घंटे में एक काफिला उसे बचा लेगा। यह सुनकर माइक निराश हो जाता है। इसके बाद मेजर ने माइक को एक खाई खोदने और उसमें कूदने की कोशिश करने का सुझाव दिया, जिससे बस उसका पैर ही घायल होगा। माइक ने बचाव की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। उसने घड़ी पर उलटी गिनती सेट की। फिर
एक और बड़ा रेतीला तूफान पूरी ताकत से आता है। वह अपनी जगह से हिले बिना इसका सामना करने में कामयाब होता है। एक बार जब यह खत्म हो जाता है तो सबसे पहले वह देखता है कि तूफान टॉमी के शरीर और एक्स्ट्रा बैटरी को उसके ठीक बगल में ले आया है। लेकिन रेडियो उसकी पहुंच से बहुत दूर हो गया है। घंटों बीत जाते हैं। माइक का पानी खत्म हो जाता है और वह हताश हो जाता है और कभी कभी खुद को गोली मार लेने के बारे में सोचने लगता है। तभी उसने देखा कि एक बर्बर व्यक्ति उसकी ओर आ रहा है, जिगजैग में चल रहा है। माइक उसे माइन के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन बर्बर उसकी हरकतों की नकल करता है। ऐसा लगता है कि वह उसका मजाक उड़ा रहा है। माइक बर्बर व्यक्ति को अपनी औपबीती समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह इस बात पर जोर देता है कि माइक को अगला कदम उठाना होगा। फिर वह माइक का पानी का फ्लास्क लेता है और रेगिस्तान में गायब हो जाता है। पूरी तरह से डिहाइड्रेटेड और हताश, माइक अपना पेशाब पीने की कोशिश करता है। उसने देखा कि एक छोटी बर्बर लड़की उसकी ओर आ रही है और उसका पानी का फ्लास्क वापस ला रही है। उसने उसे माइक को सौंप दिया और पानी पीकर उसे राहत मिली। हालांकि लड़की कुछ नहीं बोलती। अपने खिलौने के सैनिकों का उपयोग करते हुए वह भी माइक से कहती है कि उसे वहां से बाहर निकलना होगा और आगे बढ़ना होगा। माइक उसे बताता है कि वह हिल नहीं सकता है और छोटी लड़की से अपना रेडियो लाने के लिए कहता है, लेकिन लड़की समझ नहीं पाती है। हताश होकर माइक बहुत गुस्सा हो जाता है, जिससे लड़की डर जाती है और भाग जाती है। जल्द ही रात होने लगती है और तापमान गिरने लगता है। माइक खुद को गर्म रखने के लिए आग जलाता है। उसे जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वह अपना ध्यान भटकाने के लिए अपना फोन निकालता है और अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीरें देखता है। उसे अपनी गर्लफ्रेंड का एक वीडियो मिला। वीडियो में जेनी माइक से कहती है कि वह उसका इंतजार कर रही है। माइक को युद्ध जीतना होगा और जल्द से जल्द उसके पास वापस आना होगा। माइक भावुक होने लगता है। उसे डर है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड से दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा। उसके साथ होने वाली हर चीज से थककर वह सोना शुरू कर देता है, लेकिन वह नींद से बाहर निकलता है और पाता है कि आग बुझ गई है। वह स्वयं को जंगली जानवरों से घिरा हुआ पाता है। वह अपनी बंदूक से उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। जानवर टॉमी के शरीर को खींच कर ले जाते हैं। एक जानवर उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन अपनी टॉर्च की रोशनी का उपयोग करते हुए माइक अपनी बंदूक से जानवर को गोली मार देता है। जानवर एक माइन पर गिरता है, जिससे विस्फोट होता है और अन्य जानवर डर जाते हैं। सुबह होती है और वही बर्बर आदमी फिर आता है। वह माइक से कहता है कि वह बहुत भाग्यशाली है कि माइन पर कदम रखने और जंगली जानवरों के साथ रेगिस्तान में एक रात बिताने के बाद भी वह अब तक जीवित है। वह एक बार फिर माइक को आगे बढ़ने का सुझाव देता है, लेकिन माइक उसकी बात नहीं मानता। माइक उसे कहता है कि वह शायद माइन का स्थान जानता है, क्योंकि वह हमेशा एक पैटर्न में चलता है। बर्बर ने उत्तर दिया कि वह नहीं जानता कि माइन कहां है और वह केवल जिगजैग में चलता है, क्योंकि यह सीधे चलने की तुलना में अधिक सुरक्षित है। माइक ने फिर उससे अपना रेडियो लाने के लिए कहा। बर्बर आदमी सहमत हो जाता है और रेडियो को माइक के पास वापस लाता है और फिर अपने रास्ते पर चला जाता है। माइक ने अपनी घड़ी की जांच की और मदद पहुंचने में अभी भी 24 घंटे बाकी हैं। उसे धीरे धीरे वहम होने लगता है। माइक देखता है कि टॉमी अपनी मौत के बाद जाग गया है। काल्पनिक टॉमी माइक को प्रेरित करता है और उससे कहता है कि वह इससे जीवित बाहर निकल जाएगा। सूरज फिर से डूब जाता है और माइक अपने जीवन में की गई सभी गलतियों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। उसे अपनी प्रेमिका जेनी को अकेला छोड़कर मिशन पर आने का पछतावा होने लगता है। वह फिर से खुद को जानवरों से घिरा हुआ पाता है। माइक बिना किसी टारगेट के अंधेरे में उन पर गोली चलाना शुरू कर देता है, लेकिन जानवर फिर भी उस पर हमला करते हैं। जब वह जंगली जानवरों से लड़ता है तो वह अपने विचारों में खो जाता है। जैसे ही सूरज उगता है, माइक फिर से वास्तविकता में वापस आ जाता है। वे सभी जंगली जानवर जिन्होंने उस पर हमला किया था, उसके चारों ओर मरे पड़े थे। वह सभी जानवरों को मारने में कामयाब रहा। माइक पिछले 45 घंटों से माइन के ऊपर अपना पैर रखकर बिना हिले डुले अकेले ही उस रेगिस्तान में है। फिर उसे अपने अधिकारी से एक संदेश मिलता है, जो उसे बताता है कि बचाव दल थोड़ी देरी से आएगा। अधिकारी ने उससे पूछा कि क्या वह 17 घंटे तक रुक सकता है। पहले ही अपने ब्रेकिंग पॉइंट से काफी आगे निकल जाने पर माइक ने जवाब दिया कि वह अब और आगे जीवित नहीं रह सकता। मेजर ने उसे बताया कि कोई है जो उससे बात करना चाहता है। तभी माइक को जेनी की आवाज सुनाई देती है। माइक उसे छोड़ने के लिए, सब कुछ गड़बड़ाने के लिए उससे माफी मांगने लगता है। फिर उसे वहम होने लगता है और वह देखता है कि जेनी रेगिस्तान में उसके सामने एक सोफे पर बैठी है। वह उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वह गिरने लगता है। तभी बर्बर उसे पकड़ लेता है। वह आदमी माइक के घावों की देखभाल करना शुरू कर देता है और उसे उस समय के बारे में बताता है जब उसने भी एक बार अपना पैर काट लिया था। वह माइक से कहता है कि अपना पैर खोने पर ऐसा लगा जैसे उसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया हो। जब वह अपनी पत्नी से मिला और उन्हें एक बेटी हुई
तो उसका पैर खोने का दर्द दूर हो गया। आदमी कहता है कि हमारी जिंदगी में कुछ भी हो, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। माइक उस आदमी से कहता है कि वह वास्तव में भाग्यशाली है, क्योंकि उसकी बेटी जो उसके लिए पानी लेकर आई है वह वास्तव में सुंदर है और उसकी मुस्कान अपने पिता की तरह है। वह आदमी माइक से कहता है कि अब उसकी कोई बेटी नहीं है। माइन को खोदने और उनकी जगह टिन के डिब्बे से बदलने के मिशन में एक माइन विस्फोट में उसकी मौत हो गई। अब माइक स्तब्ध होकर सुनता है। बर्बर उसे बताता है कि वह खुश है कि उसकी बेटी माइक से मिलने आई, लेकिन उसे वास्तव में अब आगे बढ़ने की जरूरत है। फिर वह चला जाता है। माइक उसकी बेटी को फिर से देखता है, लेकिन वह जल्दी ही हवा के झोंके में गायब हो जाती है। माइक को फिर से वहम होने लगता है। वह अपने क्रूर पिता को देखता है जो उसकी मां को पीटता था, जबकि वह असहाय होकर देखता रहता था। वह अपनी बीमार मां को देखता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए गए प्यारे पलों को भी देखता है। उसी समय वह रेडियो पर सुनता है कि बचाव दल गुजर रहा है और अपना सटीक स्थान बताओ। वह अपनी फ्लेयर पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वह इसका इस्तेमाल कर पाता, आतंकवादियों ने पहाड़ी के ऊपर से उस पर गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी से पास में एक माइन में विस्फोट हो जाता है, जिससे फ्लेयर माइक के हाथ से छूटकर दूर गिर जाती है। वह जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत कमजोर है। लेकिन वह अपनी गर्लफ्रेंड को याद करता है और इसे प्रेरणा के रूप में उपयोग करता है। इसके बाद माइक जमीन पर गोली चलाने के लिए अपनी बंदूक का उपयोग करता है और अपने चारों ओर माइन विस्फोट करता है, जिससे रेत का धुआं पैदा होता है जो उसे दुश्मन से बचाता है। फिर वह तुरंत अपनी स्नाइपर राइफल उठाता है और आतंकवादियों को खत्म कर देता है। बचाव दल के गुजरने के बावजूद फ्लेयर अभी भी पहुंच से बाहर है। माइक को बर्बर व्यक्ति के शब्द याद आते हैं कि आपको आगे बढ़ते रहना है। वह विश्वास की छलांग लगाता है और एक कदम आगे बढ़ाता है। कुछ नहीं होता है, कोई विस्फोट नहीं होता। उसने पाया कि जिस माइन पर उसने कदम रखा था वह वास्तव में एक टिन का डिब्बा था, जिसे शायद बर्बर की बेटी ने जीवित रहते हुए वहां रखा था। और इस तरह उस आदमी की बातें सच हुई। इस पूरे समय उस आदमी ने उससे कहा कि वह अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है और अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस जा सकता है। उसने उसे याद दिलाया कि वह यह कर सकता है और केवल डर ही उसे रोक रहा था। बंदूक की गोली के घावों के बावजूद माइक को जीवित होने की खुशी हुई। वह फूट फूट कर रोने लगता है। शायद वह इस बात को जानकर राहत महसूस कर रहा था कि वह बच गया, या शायद वह इस बात को न समझ पाने के कारण गुस्से में था। इसके बाद वह फ्लेयर चलाता है और जमीन पर गिर जाता है। बचाव दल उसे ढूंढ लेता है और वह घर लौट आता है। वापस हवाई अड्डे पर जेनी आंखों में खुशी के आंसू लिए उसका इंतजार कर रही है। उसे गले लगाने से पहले वह एक घुटने पर बैठ जाता है और फिर वह उसे प्रपोज करता है और वादा करता है कि वह उसे फिर कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।